यह लूजर माफिया बॉस से लोन मांगता है और अपने हाउस को कोलैटरल के रूप में ऑफर करता है, लेकिन जब बॉस उस चिकन कूप जैसी जगह को देखता है जहां चेन रहता है तो वह लोन देने से मना कर देता है। तब चेन गिड़गिड़ाकर रिक्वेस्ट करने लगता है और माफिया बॉस, जिसके पास किसी एंजल जैसा दिल है, आखिरकार मान जाता है। चेन के जाने से पहले बॉस कहता है कि एक कंडीशन है, और थोड़ी देर बाद चेन वहां से बाहर निकलता है क्योंकि उसे सचमुच पैसा मिल गया है। वह खुद से हंस रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि अपोकलिप्स आने वाला है। अपनी प्रीवियस लाइफ में उसने देखा था कि एक सोलर फ्लेयर अर्थ से टकराई थी और उसने हर इंसान और हर चीज को मिटा दिया था। उधर बॉस के पास उसका हेंचमैन कहता है कि ये लूजर शायद उन्हें ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन माफिया बॉस पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि चेन बस एक इडियट है। चेन ने सिटी के लगभग हर लोन शार्क से पैसा उधार लिया क्योंकि उसे याद था कि पिछली बार अर्थ सूख गई थी, फूड बेहद रेयर हो गया था और जिन्होंने सप्लाईज जमा कर रखी थीं वे लगभग पूरी दुनिया पर रूल कर सकते थे। इसलिए वह अभी से प्रिपरेशन करने का प्लान बना रहा था। तभी उसकी नजर कुछ हॉटीज पर पड़ती है। उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में आइसक्रीम वाली लेडी ने उसे बुरी तरह रिप ऑफ किया था, इसलिए अब रिवेंज लेने का समय आ गया है। वह टेबल पर हाथ मारते हुए हर फ्लेवर की 10 आइसक्रीम मांगता है और जैसे ही लड़कियां इस रिच बॉय को देखती हैं वे तुरंत गोल्ड डिगर मोड में चली जाती हैं। क्लर्क पूछती है कि क्या वह सच में सीरियस है क्योंकि इसका बिल 6000 युएन से भी ज्यादा होगा। एक लड़की कमेंट करती है कि अगर वह सच में इतना पे कर सकता है तो वह उसकी स्लेव बन जाएगी। चेन जवाब देता है कि फिर उसे चेन्स तैयार रखनी चाहिए। यह सुनकर लड़की इरिटेटेड हो जाती है, लेकिन जैसे ही चेन आइसक्रीम के पैसे दिखाता है सब फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ तक कि मैनेजर भी सामने आ जाता है और चेन कहता है कि वह उनकी सारी आइसक्रीम खरीदना चाहता है। मैनेजर बताता है कि सब कुछ मिलाकर लगभग 1 मिलियन युएन लगेगा। चेन के दिमाग में तुरंत एक और डायबॉलिकल प्लान आ जाता है। वह कहता है कि अभी 300,000 पे करेगा और बाकी डिलीवरी के समय देगा। फिर वह लड़कियों से कहता है कि वे कोई भी आइसक्रीम ले सकती हैं सिवाय उस लड़की के जिसे अब उसकी स्लेव बनना था। लड़की इतनी शॉक हो जाती है कि उसका माथा लगभग जमीन को छू लेता है। दिन खत्म होने पर चेन आराम कर रहा होता है। वह अपनी मैजिकल स्टोरेज एबिलिटी एक्टिवेट करता है और सारी आइसक्रीम उसमें स्टोर कर देता है, जहां वह हमेशा फ्रोजन रहेगी जब तक बाहर न निकाली जाए। इसी स्टोरेज एबिलिटी की वजह से वह एपोकलिप्स का किंग बनने वाला है। तभी उसका फोन रिंग करता है। कॉल लू अनचेन की होती है। उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वह किसी एंजल की तरह उसकी लाइफ में आई थी, लेकिन आखिर में उसने उसे बिट्रे कर दिया था। चेन कॉल रिसीव करता है और वह बताती है कि उसका गोल्ड नेकलेस खो गया है और उसे नया चाहिए। चेन स्मर्क करते हुए कहता है कि वह उसे 10 नेकलेस दिला देगा। फिर वह क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसे कमाने की स्टोरी सुनाता है। वह उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह एक बड़े लोन के लिए उसकी विटनेस बन जाए और बदले में उसे भी कुछ हिस्सा मिलेगा। कॉल खत्म होने के बाद चेन उससे जल्द मिलने के लिए उत्साहित हो जाता है। इसके बाद वह एक बिल्डिंग खरीदता है जिसे वह फोर्ट्रेस में बदलने वाला है। फोर्टिफाइड विंडोज, 3 मीटर मोटी वॉल्स, सोलर पैनल्स और हर वह चीज जो उसे सेल्फ सस्टेनिंग पैलेस बना सके। सेफ हाउस डिजाइनर उसकी डिमांड सुनकर यकीन नहीं कर पाता, लेकिन अंदर ही अंदर स्मर्क करता है क्योंकि उसे लगता है कि इस लूनेटिक से वह ढेर सारा पैसा कमा लेगा। चेन कहता है कि जॉब परफेक्ट तरीके से हो जाए तो वह कोई भी अमाउंट पे कर देगा। दोनों हैंडशेक करते हैं, जबकि डिजाइनर पहले से ही सोच रहा होता है कि चेन की जेब का आखिरी पेनी तक कैसे निकाला जाए। अब चेन को फूड सप्लाईज और वेपन्स की जरूरत है ताकि वह खुद को डिफेंड कर सके। तभी एक गन डीलर उसे कांटेक्ट करता है और रात 8 बजे मिलने के लिए बुलाता है। रात होने पर चेन वहां पहुंचता है, लेकिन तभी वह देखता है कि कुछ थग्स एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। लड़की भागते हुए चेन के पीछे छिप जाती है और उससे मदद की भीख मांगती है। चेन उसे अपनी प्रीवियस लाइफ से पहचान लेता है। थग्स लड़की को बाल पकड़कर वापस खींच लेते हैं और चेन को याद आता है कि वह स्कूल की सबसे स्मार्ट लड़की थी। एक थग कहता है कि वह अपने कीमत चुका सकती है, लेकिन चेन जोर से चिल्लाकर उन्हें रोक देता है। वे उसकी तरफ देखते हैं और एक थग उसे नॉकआउट करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन चेन नीचे झुककर उसकी रिस्ट को सूखी टहनी की तरह तोड़ देता है। आदमी दर्द से चीख उठता है और चेन उसके सीने पर पंच मारकर उसे उड़ाते हुए ट्रैश कैंस में फेंक देता है। तभी अचानक एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जबकि उसकी प्रीवियस लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। लड़की को पकड़े हुए थग कुछ हरकतें करता है, लेकिन चेन कुछ स्टोन्स फेंककर उसे तुरंत नॉकआउट कर देता है। तभी एक नया आदमी आता है और चेन तथा यूयू की मदद करने लगता है। बाकी थग्स उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वह उनकी पंचेज आसानी से ब्लॉक कर देता है। नया आदमी चेन के साथ मिलकर बाकी थग्स को भी हरा देता है और कुछ ही देर में वे ब्रूटल बीट डाउन से डरकर भाग जाते हैं। चेन यूयू को उठने में मदद करता है। वह उसे थैंक्स कहती है, लेकिन बताती है कि उसे जाना होगा। मुकान चेन की तारीफ करता है कि उसने लड़की की मदद की। चेन बताता है कि वह असल में मुकान से गन्स खरीदने आया है। मुकान एक हीरोइक पोज मारता है, लेकिन चेन उसे इडियट कह देता है। तभी सिस्टम वार्निंग देता है कि इससे वेपन प्राइसेस बढ़ जाएंगी।
इसलिए चेन तुरंत खुद भी इडियट बनकर कहता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। मुकान उसे एक बेहद पावरफुल गन ऑफर करता है और चेन उस डिस्काउंट के लिए भी उसका शुक्रिया अदा करता है जो उसे मिला है। चेन और भी फ्री स्टफ मांगने लगता है, जैसे एक्स्ट्रा बुलेट्स या साइलेंसर। मुकान उसकी हिम्मत पर यकीन नहीं कर पाता। वह गुस्से से भर जाता है और चेन पर चिल्लाता है कि वह उसे लूटने की कोशिश कर रहा है। चेन उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर वह पेमेंट ट्रांसफर पूरा कर देता है। उस रात होटल में चेन लियू से मिलने जाता है और उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। लियू उसे पूरी तरह निचोड़ने का इरादा रखती है, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। वे माफिया बॉस से मिलते हैं और लियू विटनेस पेपर पर साइन कर देती है, ये जाने बिना कि असल में वही उस डेट की वारिस बनने वाली है। जैसे ही वह लोन वापस नहीं चुका पाएगी, वे लोग किसी न किसी तरह उससे वसूली करेंगे। चेन पीछे बैठकर सोच रहा होता है कि सब कुछ उम्मीद से भी ज्यादा स्मूथ तरीके से हो गया। बाद में सेफ हाउस डिजाइनर उसे समझाता है कि उसने कितनी मजबूत जगह तैयार की है। चेन उसका धन्यवाद करता है और पेमेंट कर देता है। वह घर में टीवी देख रहा होता है, तभी न्यूज पर सोलर फ्लेयर की वार्निंग आने लगती है। चेन तुरंत अपनी गन निकालता है और तैयार हो जाता है, क्योंकि अपोकलिप्स आखिरकार आ चुका है। वह देखता है कि एक विशाल मैग्मा बॉल सिटी की ओर उतर रही है। न्यूज राइजिंग हीट के बारे में लोगों को वार्निंग देती है, लेकिन चेन जानता है कि यह तो बस शुरुआत है और हालात केवल बदतर होने वाले हैं। चेन गर्मी की शिकायत कर रहा होता है, जबकि शॉपकीपर्स लोगों को फूड और वाटर स्टॉक करने के लिए कह रहे होते हैं। कुछ लड़कियां शिकायत करती हैं कि वाटरमेलन बहुत महंगे हैं, तो शॉपकीपर कहता है कि अगर वे उसे अपने वाटरमेलन्स दें तो वह डिस्काउंट देगा, लेकिन वे मना कर देती हैं। दूसरे लोग भी डिस्काउंट मांगते हैं, लेकिन उन्हें भी मना कर दिया जाता है क्योंकि उनके पास कोई मेलन्स नहीं है। चेन इस आदमी को पहचानता है। उसका नाम डाफू है और प्रीवियस लाइफ में उसने चेन पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसकी रेपुटेशन बर्बाद कर दी थी। चेन चिप्स की क्रेजी हाई प्राइस देखकर पूछता है कि क्या ये कैंसर भी क्योर करते हैं। यह सुनते ही डफू भड़क जाता है और सिस्टम चेन को नोटिफाई करता है। डाफू उसे पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी इरिटेशन बढ़ रही होती है, लेकिन चेन मुस्कुराकर कहता है कि उसे रात में थीव से सावधान रहना चाहिए। डाफू पूरी तरह रेज मोड में चला जाता है, लेकिन चेन कहता है कि शांत हो जाओ, क्योंकि ये सारी नेगेटिव इमोशन शॉप की खराब फेंग शुई की वजह से हैं। और डाफू एकदम डूफुस की तरह उसकी बात पर विश्वास भी कर लेता है। चेन उसे मैनिपुलेट करता है और आखिर में उसे मेंटली डेफिशिएंट कह देता है। इससे डाफू फिर भड़क उठता है और चेन पर हमला करने दौड़ता है। चेन बस मुड़कर जाने लगता है और उसे कुछ कॉइन्स फेंक देता है, जिससे डाफू का गुस्सा और बढ़ जाता है। उस रात चेन का सिस्टम उसे बताता है कि उसने डाफू की सारी नेगेटिव इमोशंस अब्सॉर्ब कर ली हैं, जिससे उसकी पर्सनल स्टोरेज एक्सपैंड हो गई है। अगली सुबह डाफू अपनी शॉप पर पहुंचता है, लेकिन सब कुछ चोरी हुआ देखकर उसका दिल बैठ जाता है। उसकी नेगेटिव इमोशंस और बढ़ जाती हैं और चेन उन्हें स्लर्प जूस की तरह अब्सॉर्ब कर लेता है। डफू रोता हुआ बाहर भागता है, लेकिन आसपास के लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि उसने इंश्योरेंस मनी के लिए खुद ये ड्रामा किया है। कुछ लोग तो शॉप को हॉन्टेड तक कहने लगते हैं। डफू इमोशनल कोलैप्स के करीब पहुंच जाता है और इससे चेन को और पॉइंट्स मिलते हैं। चेन आग में घी डालने के लिए जोर जोर से चिप्स की तारीफ करने लगता है। डफू तुरंत पहचान लेता है कि ये चिप्स उसकी शॉप की है और चेन पर चोरी का आरोप लगा देता है। चेन जवाब देता है कि बिना प्रूफ किसी पर हाथ उठाना समझदारी नहीं है। चेन कहता है कि वह आधा खाया हुआ चिप्स का पैकेट उसे दे देगा। इससे डाफू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर चेन क्राउड से कहता है कि वही फैसला करें कि उसने चिप्स चुराए हैं या किसी दूसरी शॉप से खरीदे हैं। इसके बाद चेन डाफू को चैलेंज देता है कि वह उसके घर की तलाशी ले सकता है, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो उसे अपनी शॉप का बैकअप जनरेटर देना होगा। डाफू मान जाता है और वे तुरंत चेन के घर पहुंचते हैं। डाफू ये देखकर शॉक हो जाता है कि चेन इतना महंगा हाउस और इतने एक्सपेंसिव क्लोथ्स अफोर्ड कर सकता है। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वह गुस्से में बाहर निकलने लगता है, लेकिन चेन उसे रोककर जनरेटर मांगता है। डफू विनती करता है कि जनरेटर मत लो, लेकिन आसपास के लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं कि उसे अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। डाफू गुस्से में चेन को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन चेन उसका हाथ मोड़ देता है और वह मर्सी की भीख मांगने लगता है। चेन उसे जनरेटर जल्दी लाने का आदेश देता है। उसी समय उसकी गर्लफ्रेंड लियू कॉल करती है। वह बताती है कि कुछ थग्स पिछले कुछ समय से उसका पीछा कर रहे हैं और पूछती है कि क्या यह उस लोन की वजह से है जो चेन ने उसकी सिग्नेचर इस्तेमाल करके लिया था। चेन उसे बुरी तरह गैसलाइट करता है। वह कहता है कि उसे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए और पूछता है कि क्या उन लोगों को उसका एड्रेस पता है। लियू कहती है कि नहीं। चेन तुरंत कहता है कि शायद वह बस थोड़ा पैरानॉइड हो रही है। तभी लियू उसकी प्लेट में रखा खाना देख लेती है और पूछती है कि यह सब कहाँ से मिला। चेन कहता है कि यह कुछ खास नहीं है और उसके पास इससे भी बहुत ज्यादा फूड है। अचानक लियू गोल्ड डिगर से फूड डिगर बन जाती है। सैलमन देखकर वह लगभग कंट्रोल खो बैठती है। वह चेन से रिक्वेस्ट करती है कि उसे कुछ समय के लिए उसके घर में रहने दे और कहती है कि वे साथ में मजे भी कर सकते हैं। चेन कहता है कि वह उसे पिकअप करने आएगा
और उसका एड्रेस मांगता है। लियू तुरंत उसे अपना एड्रेस सेंड कर देती है। वह लियू से कहता है कि एक अच्छी लड़की की तरह उसका इंतजार करे। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होती है। बाहर ओल्ड लेडी वैंग और एक लड़का खड़े होते हैं। वह अंदर आने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या वे कुछ समय के लिए यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि उनका एसी खराब हो गया है। लेकिन चेन उसे सीधे बाहर धक्का देकर मना कर देता है। वह उसे याद दिलाता है कि बचपन में वह हमेशा उसका और उसकी माँ का मजाक उड़ाती थी। वह उन्हें गरीब बेवकूफ कहा करती थी। अब ओल्ड लेडी वैंग माफी मांगते हुए कहती है कि वह बहुत पुरानी बात है। फिर वह कहती है कि इतनी पुरानी बात का बुरा मान कर रखना ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। चेन ठंडे स्वर में जवाब देता है, कम से कम मेरे पास काम करने वाला एसी तो है। इसके बाद वह उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और उसकी एंगर स्टैट फिर बढ़ जाती है। चेन अपना फोन उठाता है और अनोनिमस कॉल करके माफिया बॉस को लियू का एड्रेस दे देता है। सीन लियू की तरफ शिफ्ट होती है। वह तैयार हो रही होती है और सोच रही होती है कि चेन के साथ अच्छा समय बिताएगी। वह सिगरेट जलाती है, तभी दरवाजे पर नॉक सुनाई देती है। जैसे ही वह डोर खोलती है, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। सामने माफिया बॉस खड़ा होता है। वह उसे धक्का देकर अंदर घुस जाता है। वह कहता है कि वे लोन का पैसा लेने आए हैं। लियू घबराकर कहती है कि पैसा तो चेन को वापस करना चाहिए। माफिया बॉस कॉन्ट्रैक्ट निकालकर दिखाता है और कहता है कि डॉक्यूमेंट पर उसका नाम है, इसीलिए डेट भी उसी की जिम्मेदारी है। फिर वह अपने गूंज को आदेश देता है कि घर की हर वैल्यूएबल चीज जब्त कर लो। लियू रोते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर बाद साफ हो जाता है कि किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके सारे ज्वेलरी और कीमती सामान ले लिए जाते हैं। बॉस कहता है कि यह सब इंटरेस्ट कवर करने के लिए भी काफी नहीं है। वह पूछता है कि क्या उसके पास रीपेमेंट का कोई और तरीका है। लियू बताती है कि चेन के पास फूड सप्लाईज और बहुत सारी चीजें हैं और वह जल्द ही उसे लेने आने वाला है, इसलिए वे उससे पैसा वसूल सकते हैं। वह चेन को कॉल करती है, लेकिन पता चलता है कि उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। वह बार बार कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। माफिया बॉस कहता है कि साफ दिख रहा है कि चेन ने उसे बेच दिया है। लियू ये बात मान नहीं पाती। बॉस उसके बाल पकड़कर खींचता है, जबकि वह रोते हुए कहती है कि चेन के पीछे जाओ, उसके पीछे नहीं। वह उसे घसीटते हुए बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ चेन आराम से वाइन पी रहा होता है और उम्मीद कर रहा होता है कि लियू अपोकलिप्स का मजा ले रही होगी। माफिया बॉस फिर लियू से चेन के बारे में पूछता है। वह रोते हुए बताती है कि चेन के पास सब कुछ है, फूड, वाटर, एसी और ढेर सारी सप्लाईज। वह उनसे रुकने की भीख मांगती है, लेकिन उसे फिर थप्पड़ पड़ जाता है। ग्रीड उन लोगों के सिर चढ़ चुकी होती है। बॉस अपने थग्स को चलने का आदेश देता है। उनके जाने के बाद लियू अकेली बैठकर रोती है और चेन को कोसती रहती है। माफिया थग्स सिटी में चेन को खोजने निकलते हैं और रास्ते में ओल्ड लेडी वैंग मिल जाती है। वह खुशी खुशी उन्हें चेन का एड्रेस बता देती है, क्योंकि वह चाहती है कि वे उसे सबक सिखाएं। लेकिन जब वे चेन के हाउस तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा प्लेस भारी बैरिकेड से सुरक्षित किया गया है। एक थग डोर तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रैप से झटका खाकर बेहोश हो जाता है। दूसरे लोग उसे पकड़ते हैं और वे भी शॉक खा लेते हैं। बाकी सब लोग कंफ्यूज्ड रह जाते हैं। तभी स्पीकर से म्यूजिक बजने लगता है और कुछ और लोग इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं। चेन अंदर बैठा आराम कर रहा होता है और कहता है कि उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लोर पर कदम रखकर बड़ी उपसी कर दी। माफिया बॉस, जो अपना लुक मिस्टीक से भी ज्यादा बदलता रहता है, चेन से डेट चुकाने को कहता है। चेन जवाब देता है कि डेट लियू का है। बॉस कहता है कि अपोकलिप्स में विमेन की बॉडीज वैल्यूएबल हो सकती हैं, लेकिन फूड सप्लाईज उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल हैं। चेन उन्हें वार्निंग देता है कि जब तक उसका मूड अच्छा है तब तक चले जाएं। वह एक बटन दबाता है और कुछ और थग्स शॉक खा जाते हैं। माफिया स्क्वाड पीछे हट जाती है और बॉस जाते जाते चेन को धमकियां देता है। ओल्ड लेडी वांग चेन के अपार्टमेंट को ऐसे घूरती है जैसे वह किसी फाइनल बॉस का सामना कर रही हो। अगले दिन टेम्परेचर बढ़कर 52 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि चेन आराम से न्यूज देख रहा होता है। न्यूज में हीट स्ट्रोक से होने वाली कई डेथ्स की रिपोर्ट दिखाई जा रही होती है। उसका फोन लगातार रिंग कर रहा होता है। दफू और लेडी वैंग उसे गालियां दे रहे होते हैं। कई दूसरे लोग भी उससे हेल्प मांग रहे होते हैं। चेन आराम से कोल्ड सोडा पीते हुए सबको सिर्फ एक शब्द में जवाब देता है, नो। इससे उनकी नेगेटिव इमोशंस 10 गुना बढ़ जाती हैं। चेन 1000 नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स इकट्ठा कर लेता है और सिस्टम रिवॉर्ड कैलकुलेट करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वह फ्रिज खोलता है, अंदर रखी ग्रोसरीज की फोटो खींचता है और ऑनलाइन पोस्ट कर देता है ताकि सबको जलाया जा सके। फिर वह लिखता है कि अगर किसी को फूड चाहिए तो बदले में कुछ वैल्यूएबल देना होगा। फोरम के लोग और ज्यादा भड़क जाते हैं। चैन आराम से लेटा होता है, तभी सिस्टम उसे रिवॉर्ड के बारे में नोटिफाई करता है। उसे एक नई स्किल मिलती है जिसका नाम स्पेस कटिंग है। यह एबिलिटी उसे 3 मीटर के रेडियस में किसी भी चीज को काटने की ताकत देती है। वह एक एप्पल पर टेस्ट करता है और वह तुरंत 2 हिस्सों में कट जाता है।
चेन सोचता है कि ऐसी स्किल्स अनलॉक होना उसकी प्रीवियस लाइफ का हिस्सा नहीं था। उस रात लू माफिया बॉस को चेन के हाउस तक ले आती है। दूसरा माफिया बॉस कंफर्म करता है कि उसने झूठ नहीं बोला। वह उसे अपनी ओर खींचते हुए कहता है कि आज रात इन्फॉर्मेशन देने का रिवॉर्ड मिलेगा। फिर वह चेन के सेफ हाउस की ओर देखता है और बड़बड़ाता है कि यह बेकार बैरियर उनकी व्यू ब्लॉक कर रहा है। बॉस एक कोने के पीछे किसी को देखता है और वह डफू निकलता है जो चिल्लाकर कहता है कि वह चेन को गिराने में उनकी मदद करेगा और यह भी बताता है कि उसे चेन के ठिकाने तक जाने का एक शॉर्टकट पता है। जैसे ही वे चेन के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें सड़कों पर लोग खाने के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं। वे चेन की बिल्डिंग तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि वह बाहर ही उनका इंतजार कर रहा है, जबकि आराम से सैल्मन खा रहा है। माफिया बॉस उससे अपना सामान सौंपने को कहता है, लेकिन चेन अपना चेहरा पोंछते हुए कहता है कि जब कोई खाना खा रहा हो तो उसे परेशान करना बदतमीजी होती है। बॉस अपने गुंडों को चेन को पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन चेन उनके हमलों को ऐसे चकमा देता है जैसे वे स्लो मोशन में चल रहे हों। फिर वह एक गुंडे को एसफॉल्ट खिलाता है और दूसरे को सीधे लिवर पर लात मार देता है। तभी कोई स्मोक बॉम्ब सक्रिय कर देता है, जिससे माफिया के गुंडे घबराकर इधर उधर भाग जाते हैं। चेन पीछे मुड़कर देखता है और मुकोंग को पाता है, जो उसकी मदद करने आया है और साथ ही चेन के साथ कुछ गन्स का सौदा भी करना चाहता है। चेन उसे कुछ ठंडे ड्रिंक्स ऑफर करता है और मुकोंग बताता है कि माफिया क्लैन काफी समय से उसका धंधा छीन रहा है। वह पिछले कुछ दिनों से उनका पीछा कर रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वे उसे चेन के ठिकाने तक पहुंचा देंगे। वह चेन को बताता है कि माफिया क्लैन के पास काफी स्टोर्ड वाटर है और वह चाहता है कि दोनों मिलकर उसे हासिल करें। चेन मान जाता है, लेकिन कहता है कि लूट का 90% हिस्सा उसका होगा। ये सुनकर मुकोंग चौंक जाता है, मगर चेन साफ कहता है कि अगर उसे मंजूर नहीं है तो कोई सौदा नहीं होगा। मुकोंग आखिरकार 80-20 के बंटवारे की गुहार लगाता है, क्योंकि उसे लगता है कि चेन इतना आत्मविश्वासी है तो जरूर ओपी होगा। चेन मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि जो भी नया सामान मिलेगा वह पहले चेन के पास जाएगा, और इस तरह दोनों का समझौता हो जाता है। उस रात वे माफिया के बेस तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि हर तरफ गुंडे गश्त कर रहे हैं। पानी बेचने के अलावा वे लड़कियों का व्यापार भी करते हैं। चेन कहता है कि वह अकेले अंदर जाएगा और सही समय पर मुकोंग को संकेत देगा ताकि वह सबका ध्यान भटका सके। चेन नीचे कूदता है, लेकिन तुरंत एक गार्ड उसे रोक लेता है और पूछता है कि वह कौन है। चेन अपना आईडी कार्ड दिखाता है, लेकिन गार्ड को यकीन नहीं होता। अगले ही पल चेन अपनी स्पेस कटिंग स्किल का इस्तेमाल करता है, उस आदमी का गला चीर देता है और आगे बढ़ जाता है। तभी एक और गार्ड यह देख लेता है और तुरंत गोलीबारी शुरू कर देता है, लेकिन चेन गोलियों को ऐसे चकमा देता है जैसे वह मैट्रिक्स में हो। फिर वह दूसरे गार्ड को भी खत्म कर देता है। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी गार्ड भी वहां दौड़ पड़ते हैं। चेन अंधेरे में छिपकर उनका इंतजार कर रहा होता है कि तभी एक रहस्यमयी हाथ उसे पकड़ लेता है। गार्ड उसे ढूंढ नहीं पाते और तब पता चलता है कि जिसने उसे बचाया वह यूयू है, वही लड़की जिसे चेन ने पहले बचाया था। यूयू बताती है कि उसे पकड़कर यहाँ लाया गया था। चेन उससे पूछता है कि क्या उसे वाटर स्टोरेज का स्थान पता है, और वह हाँ कहती है। दोनों गार्डों का ध्यान भटकाने के लिए एक बाल्टी फेंकते हैं और फिर पानी के भंडार की तरफ बढ़ जाते हैं। चेन उसे छिपकर इंतजार करने को कहता है और जैसे ही वह चली जाती है, चेन दीवार उड़ा देता है और अंदर मौजूद गार्ड को तुरंत मार देता है। कुछ समय बाद यूयू उसकी चिंता में अंदर आती है, लेकिन जैसे ही कोई धुंध में से उसकी ओर बढ़ता है, वह उसे ईंट से मारने की कोशिश करती है। तभी उसे पता चलता है कि वह चेन ही है। चेन उसे बताता है कि उसने पानी हासिल कर लिया है और अब उन्हें निकलना चाहिए। इसके बाद वह हवा में गोली चलाता है ताकि मुकोंग को संकेत मिल जाए। मुकोंग मोलोटॉव कॉकटेल से भरी एक गाड़ी बेस के अंदर धकेल देता है और पूरा ठिकाना आग में जलने लगता है। जब गार्ड आग बुझाने में व्यस्त हो जाते हैं, तब चेन और यूयू ऐसे बाहर निकल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अचानक लू सामने आ जाती है और चेन से उसे अपने साथ ले जाने की भीख मांगती है। वह कहती है कि अब तक चेन ने उसके साथ जो भी किया उसने उसे माफ कर दिया है। रोते हुए वह बताती है कि यहाँ उसे बूढ़े आदमियों को खुश करने के लिए मजबूर किया जाता है और वादा करती है कि अगर चेन उसे बचा ले तो वह उसकी अच्छी तरह सेवा करेगी। चेन उसे एक एक करके उसके सारे विश्वासघात याद दिलाता है और पूछता है कि अगर वह उसकी जगह होती तो क्या उसे माफ कर देती। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि अपनी पिछली जिंदगी में भी उसी की वजह से चेन मारा गया था। चेन उसे एक थप्पड़ मारकर दूर धकेल देता है और यूयू को अपने पीछे आने के लिए कहता है। जैसे ही वे वहां से जाने के लिए मुड़ते हैं, लू का हेट्रेड स्टैट बढ़कर सीधे 999 पर पहुंच जाता है और वह कहती है कि वे जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसी दौरान माफिया बॉस वाटर स्टोरेज रूम में पहुंचता है और देखता है कि सारा पानी गायब है, जबकि दीवार पर चेन का सिग्नेचर बना हुआ है। लू रेंगते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि चेन ने उसका अपमान किया है और वादा किया है कि वह उन सबको मार डालेगा। ये सुनकर माफिया बॉस गुस्से से पागल हो जाता है और अपने आदमियों को इकट्ठा होने का आदेश देता है। वे चेन को खत्म करने निकलते हैं और बेस के सामने उसका सामना कर लेते हैं।
सभी गुंडे एक साथ चेन की ओर दौड़ते हैं, लेकिन चेन एक जलती हुई टॉर्च फेंकता है जो एक फायरवॉल बना देती है और गुंडों का रास्ता रोक देती है। ये देखकर माफिया बॉस का हेट्रेड स्टैट भी 999 तक पहुंच जाता है। चेन उसे धन्यवाद देता है क्योंकि इसी की वजह से वह अभी अभी स्पेस बैरियर नाम की एक नई स्किल अनलॉक करने में सफल हुआ है। वे घर वापस पहुंचते हैं और यूए चान यकीन ही नहीं कर पाती कि चेन सच में यह सब कर आया। यूयू भी उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसकी जान बचाई और उसे यहाँ लेकर आया। चेन कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और यूयू धीरे धीरे उससे प्यार करने लगती है, लेकिन उनका छोटा सा रोमांटिक पल यूए चान बीच में आकर तोड़ देती है। वह चेन से पूछती है कि आखिर उसने यह सब किया कैसे। इतनी सारी पानी की बोतलें यहाँ लाना एक इंसान के लिए नामुमकिन है। तभी दृश्य बदलता है और पता चलता है कि अब वे लोग लगभग पानी की बोतलों के एक किले में रह रहे हैं। चेन बस इतना कहता है कि यूए कंग को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि इतना सारा पानी बेचना कैसे है। इसके बाद वह फिर यूयू से बात करने लगता है। यूयू बताती है कि उसकी ग्रेजुएशन के तुरंत बाद उसके माता पिता गायब हो गए थे। तभी अचानक उन्हें चेन के घर के अंदर गर्मी बढ़ती हुई महसूस होती है। वे बाहर झांक कर देखते हैं और पाते हैं कि पूरे शहर में भयंकर आग लगी हुई है। सिक्योरिटी कैमरास दिखाते हैं कि यह सब माफिया के गुंडों का काम है जिन्होंने पूरे इलाके को आग के हवाले कर दिया है। लेडी वैंग रोते हुए चेन से अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगाती है, जबकि यूए कंग को यकीन नहीं होता कि माफिया पूरे मोहल्ले को जलाने जैसी हद तक जा सकता है। यूयू चेन से पूछती है कि अब उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन चेन समझ जाता है कि माफिया बॉस उसे बाहर निकालने के लिए मॉरल बेट का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह लोगों को बचाने की कोशिश करे। माफिया बॉस जोर जोर से चिल्लाकर चेन से लोगों की मदद करने को कहता है, जबकि उसके आदमी आग को और भी बड़ा करते जा रहे हैं। देखते ही देखते पूरी बस्ती आग की लपटों में समा जाती है। यूएकंग कहता है कि अब चेन के घर के अंदर रहना भी जानलेवा हो चुका है, लेकिन चेन मुस्कुराता है और अपना स्पेशल प्रोटेक्शन सिस्टम सक्रिय कर देता है। तुरंत पानी की होजेस बाहर निकल आती हैं और आसपास की आग पर नैनो ग्रेड एरोजेल की बारिश होने लगती है, जिससे आग तुरंत बुझ जाती है। यूए चान को यकीन ही नहीं होता कि चेन के पास ऐसी मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन माफिया बॉस अपने आदमियों को दोबारा आग लगाने का आदेश देता है क्योंकि उसे लगता है कि चेन के बेस में एरोजेल की भी कोई सीमा होगी। तभी एक गुंडा बताता है कि उनका फ्यूल खत्म होने वाला है। इसी बीच चेन बैल्कनी पर स्पीकरफोन लेकर आता है और उनका मजाक उड़ाने लगता है। इससे सभी का एंगर स्टैट और बढ़ जाता है, लेकिन चेन का घर देखकर माफिया बॉस फैसला करता है कि वह इसे अपना बनाएगा। अब वह लेडी वोंग और बाकी सिविलियंस का इस्तेमाल करके चेन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेडी वोंग रोते हुए दया की भीख मांगती है, लेकिन चेन जानता है कि इस दुनिया में नरम दिल होना मौत को बुलावा देने जैसा है। तभी माफिया बॉस एक बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है और चेन को याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में जब वह मारा गया था तब यही बूढ़ा वोंग उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। चेन यूयू और मुचोंग को अंदर रहने का आदेश देता है और खुद बाहर निकल जाता है। वह माफिया बॉस से कहता है कि सिविलियंस को छोड़ दे। माफिया बॉस कुछ आसान शर्तों पर राजी हो जाता है, जिनमें चेन की मौत भी शामिल है। चेन साफ मना कर देता है और कहता है कि इसकी जगह वे जुआ खेलकर फैसला करेंगे। माफिया बॉस मान जाता है और कहता है कि वे हाई और लो डाइस खेलेंगे। चेन हाई चुनता है और दोनों के बीच जुए की भिड़ंत शुरू होने वाली होती है। दोनों अपने डाइस हिलाते हैं और मानो पोकेमॉन की लड़ाई हो वैसे उन्हें एक दूसरे के मुकाबले भेजते हैं। माफिया बॉस चीटिंग करता है और 3-6 निकाल लेता है, जिस पर उसके गुंडे खुशी से चिल्लाने लगते हैं। चेन मुस्कुराता है और अपनी कट स्किल का इस्तेमाल करके डाइस को काट देता है। वह कहता है कि बॉस ने उसे खराब डाइस देकर फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन चेन उन्हें ऐसे काटता है कि उनसे और डाइस बन जाते हैं, जिनका कुल योग 21 निकलता है, जो माफिया बॉस के 18 से ज्यादा है। चेन उसे शहर हमेशा के लिए छोड़ने को कहता है, लेकिन माफिया बॉस ऐसा करने वाला नहीं होता। उसका एंगर स्टैट और 500 अंक बढ़ जाता है। वह चेन पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चेन आसानी से बच जाता है और एक स्मोक बॉम्ब फेंक देता है, जिससे माफिया बॉस अपने बाकी आदमियों से अलग हो जाता है। बाकी गुंडे उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं और जैसे ही उन्हें चेन दिखाई देता है वे उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन चेन उन्हें भी एक एक करके काट कर गिराने लगता है। जब धुआं छंटता है तब पता चलता है कि चेन के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई है, क्योंकि उसकी नई बैरियर स्किल ने उसे पूरी तरह सुरक्षित रखा। तभी माफिया बॉस चेन पर रॉकेट दाग देता है, लेकिन चेन फिर से बैरियर सक्रिय कर देता है और हमला पूरी तरह बेअसर हो जाता है।
माफिया बॉस डर से जम जाता है जब वह मिसाइल को हवा में रुका हुआ देखता है। चेन उससे पूछता है कि क्या जुए में हारने के बाद भी वह अपना वादा नहीं निभाएगा। फिर वह रॉकेट को टुकड़ों में काट देता है और धीरे धीरे माफिया बॉस की ओर बढ़ता है। बॉस डर से कांप रहा होता है। अचानक वह चेन से सौदा करने की भीख मांगने लगता है। वह कहता है कि अभी उसे जिंदा रखना चेन के लिए उसे मारने से ज्यादा फायदेमंद होगा। वह बताता है कि उसके पास छिपाकर रखी गई मेडिकल सप्लाईज हैं और अगर चेन उसकी जान बख्श दे तो वह सब उसे दे देगा। चेन धीरे से कहता है कि उसके घर में बहुत सारी चीजें पहले से जमा हैं, लेकिन माफिया बॉस जवाब देता है कि उसके पास कोई मेडिसिन नहीं है। यह सुनकर चेन फिलहाल उसके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। वह माफिया बॉस को गले लगाता है और कहता है कि आज रात उनका कारोबार खत्म हो जाएगा और अब वह जा सकता है। माफिया बॉस अपने आदमियों को पीछे आने का आदेश देता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन उनके जाते ही चैन एक अलग योजना सोचने लगता है। वह बूढ़े वांग का हालचाल देखने जाता है और वह बूढ़ा उसे धन्यवाद देने लगता है। वह कहता है कि अब से वह चैन की सेवा करेगा, लेकिन चैन बस उसे फिलहाल आराम करने के लिए कहता है। उस रात बाद में माफिया क्रू अपने असफल रेड के बारे में बात कर रहा होता है, जबकि उनका बॉस पहले ही अपना वादा फिर से तोड़ने और चैन को धोखा देने की योजना बना चुका होता है। उसके थग्स उसे जीनियस कहते हैं, जैसे उसने अभी व्हील का आविष्कार कर दिया हो और कोई साधारण बिट्रेयल न किया हो। जैसे ही वह अपने एक थग को आदेश देने वाला होता है, शब्दों की जगह उसके मुंह से खून फूटने लगता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। हम चैन को एक इमारत की छत पर खड़ा देखते हैं, जो अपनी स्पेस कटर स्किल का इस्तेमाल करने के बाद माफिया बॉस को अलविदा कह रहा होता है। अगले दिन गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि अथॉरिटीज नागरिकों को उत्तर दिशा में बने नए शेल्टर्स में जाने का निर्देश देती है, लेकिन चेन जानता है कि वह जगह भी जल्द ही नर्क बनने वाली है। उसे पता है कि जल्द ही हीट रेजिस्टेंट म्यूटेंट बीस्ट्स प्रकट होंगे और कुछ लोगों में स्पेशल पावर्स भी जाग जाएंगी। वे लोग बीस्ट से लड़ेंगे, लेकिन एक दूसरे से भी लड़ेंगे। इसलिए चेन फैसला करता है कि वह अपने सेफ हाउस को एक सर्वाइवल फोर्ट्रेस में बदल देगा। भूखी भीड़ चेन को गिराकर उसका फूड सप्लाई हथियाना चाहती है, इसलिए वे उसके दरवाजे पर जोर जोर से धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि डेमोक्रेटिक वोट के जरिए उन्होंने तय किया है कि उसे अपना सेफ हाउस और सप्लाईज सबके साथ बांटने चाहिए। चेन बस खाना बना रहा होता है और अपना खाना ऑनलाइन शेयर कर रहा होता है, जिससे उसकी पोस्ट्स देखने वाले लोगों की नेगेटिव इमोशंस और बढ़ जाती हैं, जैसे किसी स्ट्रीम पर दूसरों को मजे करते देखना। जैसे ही चैन अपने सेफ हाउस से बाहर निकलता है, एक उड़ती हुई मीट क्लीवर सीधे उसके चेहरे की तरफ आती है। चैन क्लीवर से बच जाता है, लेकिन तमियू का साइटमा जैसा दिखने वाला आदमी उस पर टूट पड़ता है। चैन उसका हाथ पकड़कर टहनी की तरह तोड़ देता है, फिर दूसरी क्लीवर छीन लेता है और उस पर हमला करने वालों पर कई तेज वार करता है। वह उन्हें मारता नहीं है, लेकिन इतना घायल कर देता है कि इस नरकीय गर्मी में उनके घाव सड़ने लगें। इसके बाद वह वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एक फैक्ट्री में जाता है और स्लैश एंड डिस्ट्रॉय नाम की हाईटेक हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके कैमरास बंद कर देता है। वह अंदर जाता है और तुरंत समझ जाता है कि यह एक ट्रैप है, क्योंकि कमरा पॉइजनस गैस से भरा हुआ है। तभी उसके पीछे दो आकृतियां दिखाई देती हैं और उसके शरीर में एक मिस्टीरियस लिक्विड इंजेक्ट कर देती हैं। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या अब वह बेहतर महसूस कर रहा है, और चेन सोचता है कि ये लोग कौन हैं। वह आदमी अपना परिचय लिन के रूप में देता है और बताता है कि वह एक बायोमेडिकल साइंटिस्ट है, जबकि उसकी स्टूडेंट सुरुई लगभग उसी समय उससे इंस्टेंट प्रेगनेंसी जैसी बातें पूछ रही होती है। चेन पॉइजनस गैस से बचाने के लिए लिन का धन्यवाद करता है और वे फैसिलिटी के अंदर चलते हैं। लिन उसे कहता है कि अगर वह चाहे तो कुछ मेड्स ले सकता है। चेन अपना बैग ऐसे भरने लगता है जैसे कोई बच्चा हैलोवीन पर कैंडी इकट्ठी कर रहा हो। वह लिन का धन्यवाद करता है और बाहर निकल जाता है। लिन मुस्कुराकर कहता है कि वे जल्द ही फिर मिलेंगे। घर वापस पहुंचने के बाद चेन को पक्का यकीन हो जाता है कि लिन बेहद सस्पिशियस है, क्योंकि उसकी वह रहस्यमयी मुस्कान बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। अचानक फोरम पर कोई एंटीबायोटिक्स मांगता है और कहता है कि वह उसके बदले अच्छा पैसा देगा, लेकिन चेन, जो इस समय तक लगभग डेविल बन चुका होता है, जवाब देता है कि उसके पास एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन वह उन्हें बेचेगा नहीं। वह अपना बैग खोलता है और अचानक उस पर एक ट्रैकर देखता है। वह उसे निकालकर सोचता है कि इसे उसके बैग पर किसने लगाया होगा। फिर वह ट्रैकर एक स्ट्रे कैट पर लगा देता है और उसे पूरे शहर में घूमने के लिए छोड़ देता है, ताकि जो भी उस पर नजर रख रहा हो वह भ्रमित हो जाए। यह योजना काम कर जाती है और हम वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फैक्ट्री में बैठे लिन को उस सिग्नल को ट्रैक करते हुए देखते हैं। जिन लोगों को चेन ने पीटा था, वे फोरम पर लगातार मेडिसिन की भीख मांग रहे होते हैं। एक दूसरी औरत अपने बच्चे के लिए पानी मांग रही होती है। चेन को याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में उसने इसी तरकीब से बहुत सारे डोनेशंस हासिल किए थे, इसलिए इस बार वह उसकी मदद नहीं करने का फैसला करता है। वह देखता है कि उसके पास पहले से ही पानी का बड़ा स्टॉक मौजूद है और फोरम पर उसकी पोल खोल देता है।
वह औरत यकीन नहीं कर पाती कि चेन ने हॉलवेज में भी कैमरास लगा रखे हैं। जैसे ही दूसरे लोगों को पता चलता है कि उसके पास पानी है, वे एक्सेस लेकर उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं और उसकी सारी सप्लाई सौंपने की मांग करते हैं। वे उसका सारा सामान छीन लेते हैं और जाते जाते उसकी बुरी तरह पिटाई भी कर देते हैं। वापस उस साइटमा जैसे दिखने वाले आदमी की तरफ, जो अब माइकल जैक्सन जैसा दिख रहा था क्योंकि वह मर चुका था। लोग यह देखकर घबराने लगते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर लिन वहां पहुंचता है और सबको शांत करते हुए कहता है कि वह एक डॉक्टर है और उनकी मदद करने वाला है। वह डेड बॉडीज की जांच करता है और कहता है कि इनके साथ तुरंत निपटना होगा। फिर वह लोगों को मेडिसिन देता है। सभी लोग उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उसका धन्यवाद करने लगते हैं। लेकिन लिन वास्तव में चेन के लिए वहां आया है, क्योंकि ट्रैकर का सिग्नल कुछ समय के लिए इसी इलाके के पास बंद हुआ था। चेन दूसरी खिड़की से यह सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि लिन यहाँ क्यों आया है। वह तुरंत समझ जाता है कि ट्रैकर लगाने वाला लिन ही था। अचानक चेन को एक रहस्यमयी व्यक्ति से मैसेज मिलता है, जो उसे डॉक्टर के बारे में चेतावनी देता है। चेन को बिल्कुल नहीं पता कि यह रहस्यमयी व्यक्ति कौन है। हम देखते हैं कि दूसरी इमारत की छत पर एक संदिग्ध आदमी टेलीस्कोप से उन सब पर नजर रख रहा है। चेन समझ जाता है कि लिन के अलावा भी कोई और है जो उस पर नजर रख रहा है। वह उस नंबर पर वापस कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। वह सोचता है कि शायद यह व्यक्ति चाहता है कि वह लिन से निपटे। दूसरी तरफ लिन लोगों से कह रहा होता है कि जब भी उन्हें मदद की जरूरत हो, वे उसके पास आ सकते हैं। चेन की नजर लिन के कोट पर लगे एक दाग पर पड़ती है और उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ जाती है, जहां डॉक्टर्स लोगों की मदद करने के बहाने सामने आते थे, लेकिन बाद में उन्हें अपने रिसर्च के लिए अगवा कर लेते थे। लिन एक साइन लगा देता है जिसमें लिखा होता है कि लोग उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं। आखिरकार वह उस बिल्ली तक पहुंच जाता है जिस पर ट्रैकर लगा हुआ था, और यह किसी स्पाईसेप्शन जैसा बन जाता है, क्योंकि जब लिन चेन की जासूसी कर रहा होता है, तब चेन भी लिन की जासूसी कर रहा होता है। उस रात कई लोग लिन के वेयरहाउस में आते हैं और लिन उनकी जांच करता है, जबकि चेन अब भी उस पर नजर रख रहा होता है। लिन लोगों का ब्लड लेता है और चेन को यह बेहद संदिग्ध लगता है, क्योंकि वे लोग पहले से ही गंभीर मलन्यूट्रिशन का शिकार हैं। तभी एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है कि उसके भाई को तुरंत इलाज की जरूरत है। लिन एक सीरम निकालता है जो हीलिंग को बढ़ाता है। वह सीरम उस आदमी को देता है और वह लगभग बेहोश हो जाता है। बाद में वह आदमी अपने भाई से कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी हड्डियां जल रही हों। तभी अचानक उसका शरीर म्यूटेट होने लगता है। वह अपने भाई की कॉलर पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक देता है। तभी चेन बाहर आता है और वह आदमी तुरंत उस पर हमला कर देता है। चेन बच जाता है और तुरंत समझ जाता है कि उस ड्रग ने उसकी ताकत बढ़ा दी है। वह आदमी दोबारा हमला करता है, लेकिन चेन एक तेज स्लैश से उसे टुकड़ों में काट देता है और वहीं मार देता है। कुछ देर बाद लिन वहां पहुंचता है, क्योंकि उसने ड्रग में भी ट्रैकिंग डिवाइस लगाया हुआ था। जब वह उस आदमी का सिर शरीर से अलग हुआ देखता है तो अविश्वास में पड़ जाता है। डॉक्टर को एहसास होता है कि बिल्कुल ऐसा ही कट माफिया बॉस के शरीर पर भी था, और वह समझ जाता है कि ऐसे घाव कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता। वह तुरंत सोचता है कि यह सब चेन का काम है, लेकिन तभी उसे दूसरा आदमी अभी भी मुश्किल से जिंदा दिखाई देता है। वह उससे पूछता है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ। फिर डॉक्टर उसे चेन की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि क्या वह उसे जानता है। वह आदमी कहता है कि उसे पता है चेन कहाँ रहता है। लिन उसे अपने लेबोरेटरी में वापस ले जाता है, जहां वह साइंस के नाम पर उसके शरीर पर एक्सपेरिमेंट करता है। दृश्य फिर चेन के घर पर बदलता है, जहां चेन सोच रहा होता है कि आखिर लिन का असली उद्देश्य क्या है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलने वाला होता है, क्योंकि उसी समय लिन उसके डोरबेल पर आ पहुंचता है। चेन उसे अंदर आने देता है और लिन कहता है कि वह उसका हालचाल जानने आया है। लिन टिप्पणी करता है कि चेन का घर एक असली फोर्ट्रेस जैसा है और पूछता है कि क्या उसे पहले से पता था कि हीट अपोकलिप्स आने वाला है। चेन बात को टालते हुए कहता है कि यह जगह डिस्काउंट पर मिल रही थी, इसलिए उसने खरीद ली। लिन फिर विषय बदल देता है और चेन के पड़ोसी की मौत तथा माफिया बॉस की मौत का जिक्र करता है। वह कहता है कि दोनों एक ही तरह के कट से मारे गए थे और दोनों ही चेन के लिए परेशानी पैदा कर रहे थे। चेन अनजान बनने का नाटक करता है और पूछता है कि आखिर उन्हें किसने मारा होगा। फिर वह लिन से कहता है कि जब भी उसे किलर मिल जाए तो उसे जरूर बताना। ये सुनकर लिन कुछ क्षणों के लिए चुप रह जाता है। वह समझाता है कि जिसने उन्हें मारा है वह कोई साधारण इंसान नहीं है, और फिर पूछता है कि कहीं चेन ही तो वह व्यक्ति नहीं है। इस पर चेन उसे जोकर कहता है और पूछता है कि वह अपना मेडिकल किट साथ लेकर क्यों आया है। वह यह भी पूछता है कि उसे उसके अपार्टमेंट का पता कैसे चला। लिन पास के एक पड़ोसी की ओर इशारा करते हुए बताता है कि उसी आदमी ने उसे चेन का एड्रेस बताया था। चेन हैरान और उलझन में होने का नाटक करता है,
लिन कहता है कि उसने उस आदमी का ध्यान रख लिया है, इसलिए वह ठीक रहेगा। चैन फिर पूछता है कि आखिर लिन यहाँ किस असली वजह से आया है। तब डॉक्टर उसे एक इम्यून एनहांसर ड्रग दिखाता है। चैन पूछता है कि क्या इसे इस्तेमाल करने से पहले सोडा की तरह हिलाना पड़ता है। लिन समझाता है कि इस गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग मर जाएंगे, लेकिन कुछ असाधारण लोग इवॉल्व करेंगे। वह चैन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, लेकिन चैन साफ इनकार कर देता है। लिन कहता है कि उसे अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है और अगर वह सहयोग करना चाहे तो कभी भी उसकी लेबोरेटरी में आ सकता है। लिन वहां से चला जाता है और सोचता है कि आज की मुलाकात ने यह साबित कर दिया है कि चैन एक बेहद विशेष इंसान है। दूसरी तरफ चैन फैसला करता है कि वह लिन को दिखाएगा कि असली एवोल्यूशन कैसी दिखती है। कुछ समय बाद हम लिन के एक पेशेंट को म्यूटेशन से गुजरते हुए देखते हैं। लिन बहुत ध्यान से उसे देख रहा होता है। जब एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो वह जांग नाम के आदमी को आदेश देता है कि वह चैन को जिंदा पकड़कर उसके पास लेकर आए। लिन के ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन को देखते हुए उसकी स्टूडेंट के अंदर अचानक कॉन्शियस जाग जाता है। हालांकि उसका आउटफिट कुछ और ही कहानी बता रहा था। वह लिन से कहती है कि यह एथिकल नहीं है, लेकिन डॉक्टर समझाता है कि अपोकलिप्स में सरवाइव करने के लिए एथिक्स से भी आगे जाना पड़ता है। जैंग लैबोरेटरी छोड़कर चैन को खोजने के लिए रूफटॉप्स पर छलांग लगाता है, लेकिन चैन उसे पहले ही ढूंढ लेता है। चैन उसे चिढ़ाता है, जिससे जांग का गुस्सा आसमान छूने लगता है और फिर चैन भाग जाता है, जानबूझकर जांग को अपने पीछे आने के लिए उकसाते हुए। एक जंगली जानवर की तरह जांग बिना सोचे समझे उसका पीछा करता है, जबकि चैन अपनी स्पेस कटिंग स्किल से साइड से हमला करता है, लेकिन वह जांग की स्किन पर एक खरोंच तक नहीं छोड़ पाती। जांग फिर चैन पर झपटता है, लेकिन चैन भागता रहता है और लगातार उसका मजाक उड़ाता रहता है, जिससे जांग और ज्यादा भड़क जाता है। हालात यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि उसका खून सचमुच उबलने लगता है। जांग तेजी से चैन के पीछे पहुंचता है और एक जोरदार वार करने में सफल हो जाता है, जिससे चैन के शरीर से खून निकलने लगता है, जबकि लिन अपनी लैब से यह सब देख रहा होता है और उसकी स्टूडेंट की मोरालिटी लगातार बढ़ती जा रही होती है। जैंग के शरीर से स्पाइक्स निकल आते हैं और वह अपनी पूरी ताकत के साथ चैन पर हमला कर देता है। चैन लगातार ब्लॉक करता रहता है, लेकिन उसे भी धीरे धीरे डैमेज होता रहता है। इसके बावजूद वह जैंग का अपमान करना नहीं छोड़ता, जिससे जैंग और भी ज्यादा रेज में डूबता चला जाता है। लिन अपनी क्रिएशन को लगातार इवॉल्व होते देखकर लगभग पागल हो जाता है। शांग एक स्पाइक अटैक चैन की तरफ भेजता है और चैन लगातार डॉज करते हुए उसे इंसल्ट करता रहता है। इसी दौरान वह लेवल अप करने के लिए जरूरी थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है और उसे स्पेस रिफ्ट नाम की एक नई स्किल मिलती है। वह तुरंत इसका इस्तेमाल करता है, जिससे टाइम, स्पेस और शंग के शरीर तक में डिस्टॉर्शन पैदा हो जाता है। शंग बेहोश होकर गिर पड़ता है और चैन उसकी गर्दन से ट्रैकर निकालकर लिन को एक धमकी भेजता है, फिर सिग्नल काट देता है। चैन की शक्ति देखकर लिन और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। तभी एक मिस्टीरियस आदमी ताली बजाते हुए सामने आता है और अपना परिचय शेंग शिन के रूप में देता है। वह चैन की स्किल्स की तारीफ करता है, लेकिन चैन तो उसे सीधे भगवान के पास भेजने के लिए तैयार रहता है। शेंग शिन बताता है कि वे दोनों मिलकर लिन को खत्म कर सकते हैं और यह भी खुलासा करता है कि कुछ दिन पहले चैन को एनोनिमस टेक्स्ट उसी ने भेजा था। वह अपनी गिल्ड आर्क टीम का परिचय देता है और चैन को उसमें शामिल होने का प्रस्ताव देता है। चैन समझ जाता है कि इसका मतलब है कि इस दुनिया में दूसरे लोग भी स्किल्स अवेकन करना शुरू कर चुके हैं। शेंग शिन बताता है कि उनकी गिल्ड म्यूटेशंस नहीं बल्कि ट्रू एवोल्यूशन प्रदान करती है और उसका उद्देश्य उन खास लोगों को रिक्रूट करना है जो महान शक्तियां जागृत करते हैं और उन्हें गॉडहुड तक पहुंचाना है। उसकी बातें सुनकर चैन उसे कल्ट नट कह देता है। वह शेंग शिन का बिजनेस कार्ड बीच से काट देता है और कहता है कि वह अकेले काम करता है और उसे अपनी जिंदगी चलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे शेंग शिन को चैन और भी ज्यादा पसंद आने लगता है। वह पूछता है कि अपोकलिप्स में अकेले काम करना सच में समझदारी है या नहीं। इसके बाद शेंग शिन टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है और कहता है कि आर्क के दरवाजे चैन के लिए हमेशा खुले रहेंगे। चैन उस आदमी को दिलचस्प मानता है, लेकिन फिलहाल उसका पूरा ध्यान लिन पर होता है और वह उसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहता है। शंग आखिरकार लिन की लैब तक पहुंचता है, जो ज़ॉम्बीफाइड एक्सपेरिमेंट से भरी हुई होती है। डॉक्टर बाहर आता है, चैन का स्वागत करता है और उसकी ह्यूमन एवोल्यूशन रिसर्च में मदद करने के लिए उसका धन्यवाद करता है। वह समझाता है कि इतिहास भर में एवोल्यूशन हमेशा ह्यूमन सैक्रिफाइसेस के जरिए सुरक्षित हुई है। चैन उससे पूछता है कि क्या उसका यपुचीनो खत्म हो गया है, क्योंकि उसे ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस की बिल्कुल परवाह नहीं है। इसके बाद वह अपनी स्पेस रिफ्ट स्किल एक्टिवेट करता है, लेकिन लिन बिल्कुल नहीं घबराता। वह कहता है कि जांग के साथ पिछली लड़ाई के बाद चैन की स्टैमिना जरूर खत्म होने के करीब होगी। लिन एक बटन दबाता है और उनके आसपास मौजूद सारी भयावह मॉन्स्ट्रोसिटीज को आजाद कर देता है, जो तुरंत चैन पर टूट
टूट पड़ती हैं। जब चेन उनसे लड़ रहा होता है तब भी लिन अपना लंबा भाषण जारी रखता है। चेन फैसला करता है कि उसे यह सब जल्दी खत्म करना होगा क्योंकि उसकी स्टेमिना बहुत कम बची है। सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद चेन सीधे लिन को मारने पहुंचता है। मरते समय लिन कहता है कि उसे खत्म करने से उसकी योजनाएं नहीं रुकेंगी क्योंकि वह अपनी रिसर्च का सारा डेटा पहले ही अपने जैसे दूसरे साइंटिस्ट्स को भेज चुका है। जब चेन वहां से जाने लगता है तब लिन की स्टूडेंट उसे आवाज देती है और उसकी हाल की चोटों को जल्दी ठीक करने के लिए मेडिसिन देती है। चेन कहता है कि वह उस पर भरोसा नहीं कर सकता। वह जवाब देती है कि यह बात पूरी तरह समझ में आती है और उसे अपने पीछे आने के लिए कहती है। दोनों मेडिसिन स्टोरेज रूम तक पहुंचते हैं जहां वह चेन से कहती है कि वह वहां से जो चाहे ले सकता है क्योंकि वह यहां से जा रही है। चेन पूछता है कि वह कहां जाएगी। वह जवाब देती है कि वह मॉरल साइंटिस्ट्स के साथ नॉर्दर्न रिसर्च इंस्टीट्यूट जा रही है क्योंकि शुरू से यही उसका लक्ष्य था। मेरा मतलब है अगर सारे डॉक्टर्स उसी की तरह दिखते हों तो मुझे बार बार बीमार होने से भी कोई परेशानी नहीं होगी। उसके जाने के बाद चेन अपना स्टोरेज एक्टिवेट करता है, वहां मौजूद सारी सप्लाईज अपने पास रख लेता है और पूरी जगह को आग लगा देता है। बाहर का टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था जिसकी वजह से परमाफ्रॉस्ट पूरी तरह पिघल चुका था और हीट स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। चेन जानता था कि हालात आगे और भी बदतर होने वाले हैं, इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके लेवल अप करना था। वह मुटेंग से संपर्क करता है और पूछता है कि क्या उसे बेचने के लिए और पानी चाहिए। दोनों एक अंधेरी गली में एक बायर से मिलते हैं। चेन कहता है कि पहले वह इस कीमत में 2 बॉटल्स दे सकता था लेकिन अब कीमत बढ़ चुकी है इसलिए वह सिर्फ 1 बॉटल ही दे सकता है। ये सुनकर बायर गुस्से से भर जाता है और यही तो चेन चाहता था क्योंकि उसे लेवल अप करने के लिए नेगेटिव इमोशंस चाहिए थे। कुछ समय बाद ओल्ड मैन वांग वहां से गुजरता है। वह बताता है कि वह ली यून और उसके बच्चे के लिए पानी लेकर जा रहा है। चेन उसे खुद का ख्याल रखने के लिए कहता है लेकिन बूढ़ा आदमी किसी फरिश्ते से कम नहीं था। वह कहता है कि उसने काफी लंबी जिंदगी जी ली है और बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकता। ली यून पानी लेने के बाद तय करती है कि अगली बार वह और भी ज्यादा मजबूर और जरूरतमंद बनने का नाटक करेगी ताकि और पानी मिल सके। इसलिए ओल्ड मैन वैंग अगली बार और पानी लेकर आता है। इसके बाद वह दूसरे अपार्टमेंट में जाती है और अपनी वाटर बॉटल जियाओ को देते हुए कहती है कि यह आज की ऑफरिंग है। इसी दौरान मुटेंग चेन को बताता है कि आज रात तीसरा व्यक्ति भी ट्रेड कैंसिल कर चुका है जो निश्चित रूप से सस्पिशियस था। अचानक एक भीड़ वहां पहुंच जाती है और चेन पर आरोप लगाने लगती है कि वह लोगों को अपने कमर्शियल वाटर का आदी बना रहा है। लेकिन चेन पलटकर उनका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या वे लोग इसके बजाय पेशाब पीना पसंद करेंगे। तभी ग्रुप लीडर सामने आता है और कहता है कि वे प्योर वाटर के फॉलोअर्स हैं और केवल जियाओ चेन ही पानी को प्यूरिफाई कर सकता है। चेन का जवाब बस इतना होता है, ब्रो व्हाट। वह आदमी समझाता है कि पूरी दुनिया में फैली गर्मी भगवान की सजा है और जियाओ भगवान का मैसेंजर है जो उन्हें सैल्वेशन देने आया है। वे चेन को आदेश देते हैं कि वह अपना पानी उनके हवाले कर दे ताकि उसे भी प्यूरिफाई किया जा सके और साथ ही उनकी कल्ट में शामिल हो जाए। लेकिन चेन साफ मना कर देता है और उन्हें कमजोर कावर्ड कहता है। लीडर शांत रहता है और कहता है कि चेन ने अभी तक जाओ के मिरेकल्स नहीं देखे हैं। चेन जवाब देता है कि अगर उसका पानी सच में ईवल है तो उसे पीने से डिवाइन पनिशमेंट मिलनी चाहिए और यह कहकर वह पूरी बॉटल गटक जाता है, यहाँ तक कि थोड़ा पानी जमीन पर भी गिरा देता है। इससे कल्ट के लोग भड़क उठते हैं और चेन को फिर से नेगेटिव इमोशन अपग्रेड पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके बाद चेन घोषणा करता है कि जो भी जाओ को इंसल्ट करेगा उसे वह 1 बैरल पानी देगा और हर इंसल्ट पर एक नया बैरल मिलेगा। यह सुनकर लीडर आगाबूला हो जाता है जबकि बाकी फॉलोअर्स पूछने लगते हैं कि क्या चेन सच में ऐसा करेगा। लीडर उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक आदमी जाओ को गाली दे देता है। कल्टिस्ट्स तुरंत उस आदमी को पकड़ लेते हैं। चेन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लगता है वह आदमी आखिरकार उसका पानी पाने के लिए डेस्टिन्ड नहीं था और कल्ट वाले उसे घसीट कर ले जाते हैं। उनके जाने के बाद चैन मुशेंग से कहता है कि इन लोगों से जल्द ही निपटना पड़ेगा। बाद में वह उनकी चर्च तक पहुंचता है। वह पहले जौ के बारे में और जानकारी जुटाने का फैसला करता है। वहां वह देखता है कि एक लड़की जौ के पैरों के पास जमीन पर पड़ी हुई है। जौ एक बोतल से कुछ पानी निकालकर लड़की पर डालता है और लड़की तुरंत होश में आ जाती है। आसपास मौजूद लोग चिल्लाने लगते हैं कि जाओ ने केवल कुछ बूंदों से उसका हीट स्ट्रोक ठीक कर दिया। चेन समझ नहीं पाता कि जाओ ने भी कोई स्किल अवेकन की है या फिर वह औरत सिर्फ एक प्लांट है। वह लड़की जाओ से विनती करती है कि उसे उसकी सेवा करने दी जाए और जाओ उसकी खूबसूरती देखकर मना नहीं कर पाता। उसके फॉलोअर्स उसे और पानी लाकर देते हैं लेकिन तभी उनकी नजर चेन पर भी पड़ जाती है। चेन कहता है कि वह फॉरगिवनेस मांगने आया है और जाओ के सामने साष्टांग दंडवत होकर गिर पड़ता है। वह कहता है कि वह अपना सारा फिल्थी वाटर उन्हें सौंप देगा। जाओ अपना शांत और गंभीर चेहरा बनाए रखते हुए कहता है
कि भगवान हर किसी को दूसरा मौका देते हैं। चेन उसका धन्यवाद करता है, लेकिन तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि लियुन की बेटी बेहोश हो गई है। सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने होली वाटर पिया था। लियुन जाओ से अपने बच्चे को बचाने की भीख मांगती है। जाओ कहता है कि अगर होली वाटर काम नहीं आया तो इसका मतलब है कि वे सच्चे बिलीवर्स नहीं हैं। वह उसे रिपेंटेंस करने के लिए कहता है और वादा करता है कि कल एक सच्चा मिरेकल देखने को मिलेगा। पहले वाला ग्रुप लीडर चैन को एक आर्म बैंड देता है और कहता है कि उसे इसे हर समय पहनना होगा। चैन बिना विरोध किए उसे पहन लेता है। उनके जाने के बाद वह मन ही मन उन्हें बेवकूफ कहता है क्योंकि वे ये समझ ही नहीं पाए कि उसने पानी की बॉटल्स में ट्रांसमीटर लगा दिया था, जिसकी मदद से वह उनके स्टोरेज तक पहुंच सकता था। वहां हर तरह की सप्लाईज भरी हुई थीं। तभी वह जाओ और उसी महिला की बातचीत सुनता है। जाओ उससे कहता है कि पिछली बार उसका एक्ट काफी खराब था। महिला माफी मांगते हुए कहती है कि अपनी पावर इस्तेमाल करने से उसके शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। यह सुनकर चैन समझ जाता है कि अवेकेंड व्यक्ति जाओ नहीं बल्कि वह महिला है। दृश्य लियुन की बेटी की तरफ बदलता है। चैन उसके पास पहुंचता है और उसे पानी की 3 बॉटल्स देता है। लड़की पूछती है कि वह कौन है, लेकिन चैन सिर्फ इतना कहता है कि सारा पानी पी लो। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग जाओ का मिरेकल देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। जाओ स्कॉर्चिंग हीट के बीच योगा पोज में बैठ जाता है और गर्मी का उस पर कोई असर नहीं होता। यह देखकर लोगों को पूरा विश्वास हो जाता है कि वह सचमुच भगवान का मैसेंजर है। लेकिन चैन जानता था कि जाओ नहीं बल्कि वह महिला अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही थी। चैन अभी भी ठीक से नहीं समझ पाया था कि उसकी एबिलिटी आखिर है क्या, लेकिन उसने जाओ और उस महिला के बीच की स्पेशल कनेक्शन को ब्लॉक करने की कोशिश की और हैरानी की बात यह थी कि यह काम कर गया। जाओ तुरंत पसीना पसीना होने लगा। उसने महिला को अपने पास आने के लिए कहा, लेकिन वह समझ गई कि कोई उसकी स्किल को रोक रहा है। तभी उसकी नजर भीड़ में खड़े चैन पर पड़ती है। चैन ने उसे एक लेटर दिया था जिसमें लिखा था कि वह जाओ को संभाल लेगा और फिर उसके साथ मिलकर राज करेगा। उसने वादा किया था कि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। इसी वजह से महिला जाओ को नजरअंदाज करके चैन की तरफ चल पड़ती है। वह पीछे से उसे गले लगा लेती है और बताती है कि उसकी एबिलिटी उसे और उसके टारगेट को गर्मी कम करने की शक्ति देती है। वह कहती है कि वह शरीर के किन हिस्सों से हीट डिसिपेट होगी इसे कंट्रोल कर सकती है और उसने चैन के सिर को प्रोटेक्शन नहीं दी। इसका नतीजा यह होता है कि चैन को हीट स्ट्रोक जैसा महसूस होने लगता है और वह लगभग बेहोश हो जाता है। फिर उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहां उसने एक प्यास से मरती हुई बिल्ली को बचाया था और उसी दौरान अपनी स्किल डिस्कवर की थी। लेकिन उसका पिता बहुत अब्यूसिव था और पानी के बदले उसे बेच देना चाहता था। तभी जाओ ने उसे बचाया और उसकी अवेकेंड स्किल देखकर अपने साथ भर्ती कर लिया था। वर्तमान में वापस आने पर चैन घुटनों के बल बैठा हुआ दिखाई देता है। वह अचानक एक फॉलोअर को मार गिराता है और भीड़ तुरंत उसे डीमन कहने लगती है। चैन सबको बताता है कि जाओ एक झूठा इंसान है और उसके पास इसका प्रूफ भी है। तभी लियू की बेटी भीड़ में से सामने आती है, लेकिन उसकी माँ दावा करती है कि उसकी बेटी पूरी तरह ठीक हो गई है क्योंकि उसने पूरी रात जाओ के भगवान से प्रार्थना की थी। लोग तुरंत उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं और चैन के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन बेटी सबको बेवकूफ कहते हुए बताती है कि पिछली रात चैन ने उसे इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी दिया था और उसी ने उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। तभी अचानक गोली चलने की आवाज गूंजती है और महिला जमीन पर गिर पड़ती है क्योंकि जाओ ने उस पर गोली चला दी थी, लेकिन चैन अपनी स्पेस डिस्टॉर्शन स्किल से गोली रोक देता है। इसके बाद जाओ अचानक इनक्रेडिबल हल्क जैसा बन जाता है और चैन समझ जाता है कि उसने लियू का म्यूटेशन सीरम इस्तेमाल कर लिया है। जाओ तेजी से चैन पर हमला करता है और दोनों बैल्कनी से नीचे गिरने लगते हैं। जाओ चिल्लाते हुए कहता है कि वह हमेशा लूजर रहा था और अपोकलिप्स की वजह से पहली बार कोई बना था, लेकिन चैन ने वह भी उससे छीन लिया। उसी समय सिस्टम चैन को बताता है कि उसने नई स्किल स्पेस वार्प अनलॉक कर ली है। चैन तुरंत टेलीपोर्ट हो जाता है जबकि जाओ अकेला जमीन पर जा गिरता है और उसका शरीर बुरी तरह टूट जाता है। ये सब देखने के बाद भी लोग चैन को डीमन ही कहते रहते हैं, लेकिन चैन महिला की जांच करता है और समझ जाता है कि उसके शरीर पर कोई घाव नहीं है। वह केवल अपनी शक्ति का जरूरत से ज्यादा उपयोग करने के कारण बेहोश हुई है। वह उसकी मदद के लिए पानी की बोतल निकालता है। जब लोग बीच में आने की कोशिश करते हैं तो चैन ठंडे स्वर में उन्हें पीछे हटने को कहता है। वे उसे घेर लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि किसी तरह उसके अंदर से डीमन निकाल देंगे, लेकिन अगले ही पल चैन उन सब का सिर धड़ से अलग कर देता है। फिर वह महिला को पानी की बोतल देता है और बताता है कि जाओ मर चुका है। तभी लियू की बेटी अपनी माँ को पुकारती है क्योंकि उसकी माँ बैल्कनी से कूद गई थी। उसे एहसास हो गया था कि उसका भगवान एक झूठ था। लड़की एलन रोती है, लेकिन कहती है कि उसकी माँ ने उसे छोड़कर जाओ को चुना था, इसलिए वह उसके बिना भी ठीक रहेगी। बाद में चैन के अपार्टमेंट में चैन, एलन और ली जिंग बातचीत कर रहे होते हैं।
चेन समझाता है कि जाओ सिर्फ ली जिंग का इस्तेमाल कर रहा था। एलन ली जिंग को बहुत खूबसूरत कहती है और बताती है कि जाओ ने हमेशा अपनी असली पहचान उससे छिपा कर रखी। ये सुनकर लाई जिंग मजाक में सोचती है कि शायद जाओ को पुरुष पसंद थे क्योंकि उसने कभी उसमें रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद चेन जाओ के बचे हुए फॉलोअर्स को रिक्रूट करना शुरू करता है और उन्हें पानी का लालच देता है। जब वे बाद में पानी लेने आते हैं तो चेन उनसे उनकी प्रॉपर्टीज के बदले पानी लेता है। वह समझाता है कि उसका लक्ष्य पूरे बिल्डिंग का मालिक बनना है और उसे अपोकलिप्स फोर्ट्रेस में बदलना है। चेन जानता है कि गर्मी आगे और बढ़ने वाली है, इसलिए अगर उसे सरवाइव करना है तो पूरे बिल्डिंग को सर्वाइवल फोर्ट्रेस बनाना होगा। हालांकि 1 महीने की भयंकर गर्मी के बाद टेम्परेचर कुछ समय के लिए कम हो जाता है और लोग धीरे धीरे अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने लगते हैं। चेन इस कम तापमान वाले समय का उपयोग पूरे बिल्डिंग की रेनोवेशन के लिए करना चाहता है। एलन अभी भी उसके साथ रह रही थी, इसलिए चेन उससे पूछता है कि वह कब जाने वाली है। एलन तुरंत पूछती है कि क्या वह सच में उसे बाहर निकाल रहा है। तभी वह एक मच्छर को बिजली के झटके से मार देती है और कहती है कि उसकी एबिलिटी चेन के लिए इन विशालकाय मच्छरों से निपटने में काफी काम आ सकती है। चेन आखिरकार उसे रुकने देता है क्योंकि भविष्य में पावर जनरेट करने के लिए उसे उसकी एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद एलन लाई शिंग यिन का हालचाल जानने के लिए बाहर चली जाती है। चेन ने लाई शिंग को अपने एक अपार्टमेंट में रहने की अनुमति दे दी थी क्योंकि उसकी एबिलिटी भी भविष्य में उसके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाली थी। एक दिन वह उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता है और दरवाजा अनलॉक्ड होने के कारण अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही वह देखता है कि ली शिंग अभी अभी शावर लेकर बाहर आई है। वह तुरंत उसे परवर्ट कहकर चिल्लाने लगती है, जिससे चेन घबराकर फौरन बाहर निकल जाता है। बाद में वह उससे पूछता है कि क्या उसे उसके साथ जुड़ने का कोई पछतावा है। लाई शिंग जवाब देती है कि वह जानती है चेन उसे केवल उसकी एबिलिटी की वजह से रहने दे रहा है, लेकिन कम से कम वह जौ की तरह उसे मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। समय बीतता जाता है और तीनों साथ रहते हुए एक दूसरे की मदद करते हैं। हीट पॉज को अब 1 सप्ताह हो चुका था। अब चेन की बिल्डिंग में रहने वालों की व्यवस्था भी तय हो चुकी थी। दूसरे फ्लोर पर ओल्ड मैन वोंग और लेई सिंह रहते थे, तीसरे फ्लोर पर मूचांग और यूयू, जबकि चौथे फ्लोर पर एलन रहती थी। एक दिन चेन सड़क के नीचे कुछ लोगों को देखता है जो आपस में बात कर रहे थे कि किसी आदमी ने पूरी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है। उनका लीडर कहता है कि उन्हें बिल्डिंग वापस लेनी होगी, लेकिन चेन उनसे इतनी तेजी से निपटता है कि उन्हें कोई मौका ही नहीं मिलता। नई गैंग्स को खत्म करने के बाद बाकी सभी गैंग्स ने हमेशा के लिए उसकी बिल्डिंग से दूर रहने का फैसला कर लिया। इसके बाद दृश्य गवर्नमेंट कमांड सेंटर की तरफ बदलता है, जहां एक कर्नल कहता है कि यह बेहद अजीब बात है कि पूरे शहर में क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन एक खास नेबरहुड में लंबे समय से पूरी शांति बनी हुई है। उसे इस बात पर शक होता है और वह अपने एक सोल्जर को आदेश देता है कि वहां की पूरी जांच करे, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वहां कुछ असामान्य हो रहा है। तभी एक महिला कर्नल को चर्च वाले दिन की फुटेज दिखाती है जहां बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि चेन जाओ की पकड़ से गायब होकर बैल्कनी पर दोबारा प्रकट हो जाता है। कुछ समय बाद सैनिक चेन की बिल्डिंग तक पहुंचते हैं और दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अंदर उन्हें केवल एक छोटी लड़की दिखाई देती है। वे सोचते हैं कि पहले उसे ही काबू कर लिया जाए, लेकिन एलन इतनी आसानी से पकड़ में आने वाली नहीं थी। वह अपनी स्किल का इस्तेमाल करती है और बिजली छोड़कर सैनिकों को झटका दे देती है। उसी समय चेन वहां पहुंचता है और पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। एलन कहती है कि शायद उसने उन्हें मुसीबत में डाल दिया है। लगभग 30 मिनट बाद चेन की बिल्डिंग के सामने पूरी सेना जमा हो जाती है। कर्नल बाहर खड़े होकर चेन को आत्मसमर्पण करने का आदेश देता है। बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग जाग जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आधी रात को उनके दरवाजे पर सेना क्यों खड़ी है, लेकिन चेन उन्हें अंदर ही रहने को कहता है और आश्वासन देता है कि वह खुद इस मामले को संभाल लेगा। चेन बाहर जाकर पूछता है कि सैनिक उसके घर में रात के समय घुसने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। कॉलोनल कहता है कि उन्हें पता है चेन के पास सुपर पावर्स हैं और उसे उन पावर्स पर टैक्स देना होगा। साथ ही अगर वह सहयोग करे और उन्हें रिसर्च के लिए खुद का अध्ययन करने दे तो वे आज रात की घटना को भूल जाएंगे। लेकिन चेन साफ इनकार कर देता है क्योंकि लेबोरेटरी रेट बनना उसकी इच्छाओं की सूची में कभी शामिल नहीं था। जब सेना उस पर हमला करती है तो चेन अपनी बैरियर से टैंक राउंड्स तक रोक देता है। फिर वह मजाकिया अंदाज में कहता है कि वे अपना एम्यूनिशन वापस ले सकते हैं और सारी शेल्स उनकी तरफ वापस भेज देता है, जिससे उनके हेलीकॉप्टर्स तक नष्ट हो जाते हैं। कर्नल चिल्लाकर कहता है कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चेन इतना शक्तिशाली होगा। आखिरकार वह हार मान लेता है और कहता है कि भविष्य में चेन को कभी न कभी उनके साथ जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान हीट पॉज जल्द खत्म होने वाली है। चेन पहले से यह बात जानता था। कर्नल उससे मानवता को बचाने में मदद करने की अपील करता है, लेकिन चेन कहता है कि वह कोई हीरो बनने नहीं आया है, खासकर तब जब उसे पता है कि दुनिया जल्द ही एज ऑफ एनार्की में प्रवेश करने वाली है।
हालांकि वह कहता है कि सेना उसके लिए एक काम कर सकती है और बदले में वह थोड़ी मदद करेगा। कर्नल तुरंत सहमत हो जाता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। चेन मांग करता है कि सेना मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके उसकी बिल्डिंग को एक डूम्सडे फोर्ट्रेस में बदल दें। अगले ही दिन सेना काम शुरू कर देती है। जब कर्नल की नजर लाई जिंग पर पड़ती है तो वह उसके बारे में पूछता है, लेकिन चेन तुरंत जवाब देता है कि वह उसकी सेक्रेटरी है। सबसे पहले बिल्डिंग पर हाई इंटेंसिटी सोलर अरेज लगाए जाते हैं, फिर हाई ग्रेड मिलिट्री बैकअप जनरेटर इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद बाहरी दीवारों पर ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर लगाई जाती है जो बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ और इंसुलेटेड होती है। इसके बाद रीइंफोर्स्ड एक्सेस कंट्रोल और ब्लास्ट प्रोटेक्शन सिस्टम लगाए जाते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं और अपग्रेड्स पूरी होती जाती हैं, बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब चेन की बारी थी अपना वादा निभाने की। सेना के साइंटिस्ट उसका अध्ययन करना शुरू करते हैं। वे बताते हैं कि यह केवल सामान्य ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, बल्कि यह गर्मी लोगों को प्रभावित कर रही है और उन्हें चेन की तरह अडेप्ट और इवॉल्व होने पर मजबूर कर रही है, जिससे नई स्किल्स अवेकन हो रही हैं। लेकिन समस्या सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहने वाली थी। भविष्य में जानवर और दूसरे जीव भी इवॉल्व होने लगेंगे। आर्मी कर्नल चेन से पूछता है कि वह इतना शांत क्यों है। चेन जवाब देता है कि वह अकेला अवेकेंड व्यक्ति नहीं है। फिर वह आर्क टीम के बारे में जितनी जानकारी उसके पास है सब बता देता है। इसी दौरान एक महिला सोल्जर उन वीडियोस का विश्लेषण कर रही होती है जिनमें चेन दिखाई देता है। अचानक उसकी नजर मू चांग पर पड़ती है और वह तुरंत उसे पहचान लेती है। मू चांग वही हाई रिस्क मिसिंग टारगेट था जिसकी तलाश सेना काफी समय से कर रही थी। आर्मी द्वारा चेन के शरीर पर रिसर्च पूरी करने के बाद वह घर लौटने निकलता है, लेकिन कर्नल उसे रोक लेता है। वह चेन को एक तस्वीर दिखाते हुए पूछता है कि क्या वह इस आदमी को जानता है, क्योंकि वह आर्मी द्वारा वांटेड है और उनके पास सबूत है कि वह चेन की बिल्डिंग में रह रहा है। चेन जवाब देता है कि ऐसा शायद नहीं होने वाला। तभी अचानक 2 गार्ड्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेन टेलीपोर्ट होकर वहां से गायब हो जाता है और कहता है कि निगोशिएशंस फेल हो गई हैं। कर्नल तुरंत आदेश देता है कि चेन की बिल्डिंग पर चल रहा अपग्रेड वर्क रोक दिया जाए, क्योंकि अब उनका नया मिशन चेन और मुकांग को पकड़ना है। इसी बीच सैनिक मुकांग की खिड़की तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन बिल्डिंग की डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और उन्हें बिजली का झटका देकर दूर फेंक देती है। ली जिंग कुछ आवाज सुनती है और बाहर देखने के लिए खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होने के कारण सारी खिड़कियां ब्लॉक हो चुकी होती हैं। बिल्डिंग के सभी रेजिडेंट्स हैरान थे, क्योंकि बाहर और सैनिक बजूका से एंट्रेंस पर हमला कर रहे थे। ओल्ड मैन वांग समझ नहीं पाता कि आर्मी उन पर हमला क्यों कर रही है, जबकि कुछ समय पहले वही लोग उनकी बिल्डिंग को अपग्रेड कर रहे थे। तभी चेन टेलीपोर्ट होकर वापस आता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही आसपास के सिविलियंस तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं, आर्मी फायरिंग रोक देती है ताकि किसी इनोसेंट को नुकसान न पहुंचे। कर्नल चेन को समझाता है कि अगर वह उस क्रिमिनल को उनके हवाले नहीं करेगा जिसे वह छिपा रहा है, तो वे बिल्डिंग में लगाए गए सारे मिलिट्री इक्विपमेंट वापस ले लेंगे। चेन बस हाथ हिलाता है और अपने पर्सनल स्टोरेज से इक्विपमेंट से भरे कंटेनर्स बाहर निकाल देता है। वह कहता है कि उसने मिलिट्री और हॉस्पिटल दोनों की मटेरियल्स पहले ही यहाँ जमा कर ली हैं और अब वह आर्मी की मदद के बिना अपनी फोर्ट्रेस खुद बना लेगा। कर्नल तुरंत समझ जाता है कि चेन के पास स्पेशल स्टोरेज स्किल है। वह उसे चेतावनी देता है कि भविष्य में गर्मी और बढ़ेगी, जिससे पूरा देश केओस में डूब सकता है। इसे रोकने के लिए आर्मी एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसका नाम प्रोजेक्ट फर्मामेंट है। ये कई लेयर्स वाली थर्मल इंसुलेशन स्ट्रक्चर होगी, जिसमें पूरे शहरों को जमीन के नीचे सील कर दिया जाएगा ताकि सरफेस की अत्यधिक गर्मी से बचा जा सके। वह एक बार फिर चेन से मदद मांगता है, क्योंकि उसकी स्पेशल स्टोरेज स्किल इस प्रोजेक्ट में बेहद उपयोगी हो सकती है। लेकिन चेन इसे झंझट बताता है और कहता है कि अगर उन्हें सच में उसकी मदद चाहिए होती तो कुछ मिनट पहले उसकी बिल्डिंग उड़ाने की कोशिश नहीं करते। कर्नल अंत में कहता है कि चेन कुछ दिन शांत होकर सोचे और अगर उसका मन बदले तो उनसे संपर्क करे। आर्मी के जाने के बाद उसी रात मू चांग चेन के अपार्टमेंट में आता है और कहता है कि उसके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। वह बताता है कि जब वह आर्मी में था तब उसे पता चला कि कुछ लोग फॉरेन फोर्सेस को ऐसी हाई ग्रेड टेक्नोलॉजी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में काम कर सकती थी। जब उसने इसकी रिपोर्ट करने की कोशिश की तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए वह उन हाई ग्रेड वेपन्स के साथ भाग निकला। लेकिन उनकी बातचीत आगे बढ़ने से पहले ही चेन उसे रोक देता है, क्योंकि उसे कुछ महसूस होता है। वह बाहर देखता है और एक नई रहस्यमयी महिला को खड़ा पाता है। चेन तुरंत टेलीपोर्ट होकर उसके सामने पहुंच जाता है। वह पूछता है कि वह कौन है, लेकिन महिला उसके सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय चेन के बारे में लगभग सारी जानकारी बता देती है, यहाँ तक कि उसके बचपन की बातें भी। इसके बाद वह अपना नाम एलिसा बताती है। चेन पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है। एलिसा उससे पूछती है कि उसके हिसाब से उसका शेल्टर हीट अपोकलिप्स में कितने समय तक टिक पाएगा
और फिर उसे प्रोजेक्ट फर्मामेंट के बारे में बताती है। वह समझाती है कि इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके तहत मानवता के अधिकांश हिस्से को मरने के लिए छोड़ना पड़ेगा। चैन पूछता है कि इसका उससे क्या लेना देना है। एलिसा बताती है कि वह एम नेशन से है और चाहती है कि चैन उनके साथ काम करे, क्योंकि उनके अनुसार वही लोग पूरी मानवता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैन पूछता है कि क्या वह सच में चाहती है कि वह अपने देश के खिलाफ जाए। एलिसा कहती है कि अगर वह उनके साथ जुड़ जाए तो उसे जो चाहे मिल सकता है, लेकिन चैन उसका हाथ झटक देता है और कहता है कि उसे मैनिपुलेट किया जाना पसंद नहीं है। इसके बाद एलिसा उस पर गन तान देती है, लेकिन इस स्तर पर बंदूक का इस्तेमाल अपोकलिप्स रोकने के लिए स्प्रिंकलर इस्तेमाल करने जैसा बेकार था। उसकी गोली चैन की स्पेशल स्किल द्वारा रोक दी जाती है। एलिसा मुस्कुराते हुए कहती है कि यही तो वह चाहती थी, क्योंकि उसका असली उद्देश्य उसकी स्किल को स्कैन करना था। स्कैन के बाद उसे पता चलता है कि चर्च इंसिडेंट के बाद चैन का पावर लेवल 9000 से भी ऊपर पहुंच चुका है। चैन कहता है कि उसे लोग उसके स्टैट्स में ताक झांक करें ये पसंद नहीं है। फिर वह एक स्किल इस्तेमाल करता है जिससे एलिसा उसकी शक्ति देखकर डर जाती है। एलिसा तुरंत स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करती है और वहां से भाग निकलती है। चैन उसे जाते हुए देखता है और समझ जाता है कि उसकी एबिलिटी इस तरह एक्सपोज होना भविष्य में उसके लिए और भी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। अगले दिन ली जिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को निर्देश दे रही होती है कि इन सभी स्पेशल मटेरियल्स को सही तरीके से कैसे इंस्टॉल करना है। ज्यादा समय नहीं बीतता और चैन की डूम्सडे फोर्ट्रेस पूरी तरह तैयार हो जाती है। इसके बाद दृश्य एलिसा की तरफ बदलता है, जहां वह अपने मास्टर से बात कर रही होती है। वह आदमी कहता है कि चैन में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अगर उस पोटेंशियल का इस्तेमाल उनके लिए नहीं हो सकता तो उन्हें चैन से निपटना पड़ेगा। हालांकि वह कहता है कि उसे मार देना बहुत आसान सजा होगी। अपने नुकीले दांतों पर जीभ फेरते हुए वह मुस्कुराता है और कहता है कि उसके पास चैन के लिए इससे कहीं बेहतर योजना है। दूसरी तरफ यू चैन के लिए एक काम निपटाने जा रही होती है, लेकिन रास्ते में एक हुडेड आदमी उसका अपहरण कर लेता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को ल्यू के सामने पाती है। ल्यू बताती है कि उन्होंने यू को चैन तक पहुंचने के लिए अगवा किया है। वह कहती है कि अगर यू चैन को यहाँ बुला ले तो वे उसकी जान बख्श देंगे, लेकिन यू हंस पड़ती है और कहती है कि क्या वे सच में सोचते हैं कि वे चैन को रोक सकते हैं। ल्यू कोई जवाब नहीं देती और बस उसे चैन को बुलाने का आदेश देती है। यू मना कर देती है और कहती है कि चैन उसे वैसे भी ढूंढ लेगा, क्योंकि उसके शरीर पर ट्रैकर लगा हुआ है। ये सुनकर ल्यू हंसने लगती है, क्योंकि यही तो उनका असली उद्देश्य था, चैन को उसकी फोर्ट्रेस से बाहर निकालना। जब वे चैन का इंतजार कर रहे होते हैं, ल्यू अपने एक थग को बुलाकर यू के साथ मजाक करने के लिए कहती है, लेकिन तभी एक असली टैंक उनकी बेस की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस आता है। कर्नल और आर्मी वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने तुरंत सभी अपराधियों को पकड़ लिया। यू पूछती है कि वे यहाँ कैसे पहुंचे। कर्नल बताता है कि चैन ने उन्हें पहले ही सूचना दे दी थी और अब चैन के रेजिडेंस की सुरक्षा करना उसका मिशन है। वे यू को वापस लेकर आते हैं और चैन उनका धन्यवाद करता है कि उन्होंने समझौते का अपना हिस्सा निभाया। वह कहता है कि वह अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए आर्मी के साथ सहयोग करेगा, लेकिन साथ ही वह उन्हें अपने मोहरों की तरह इस्तेमाल भी करेगा। पकड़े गए अपराधियों को ले जा रहा टैंक आगे बढ़ जाता है और इसी दौरान ल्यू की पिछली जिंदगी की झलक दिखाई जाती है। माफिया बॉस की मौत के बाद वह बेघर हो गई थी, लेकिन फिर उस नुकीले दांतों वाले आदमी के गुर्गों ने उसका अपहरण कर लिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। उसे म्यूटेशन सीरम इंजेक्ट किया गया था। वर्तमान में लौटते ही ल्यू मुस्कुराती है। उसका शरीर तरल पानी में बदल जाता है और वह हथकड़ियों तथा टैंक दोनों से आसानी से निकल भागती है। दूसरी तरफ ली जिंग और चैन अपने फॉलोअर्स तक पानी पहुंचाने की स्ट्रैटेजी पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी अचानक ल्यू पानी की पाइप से निकलकर चैन पर हमला कर देती है। चैन तुरंत अपनी स्पेस एबिलिटी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ल्यू पानी में बदलते हुए कहती है कि आज वह उसकी मौत सुनिश्चित कर देगी। चैन अपनी कटिंग अटैक भेजता है, लेकिन पानी को काटना संभव नहीं था। अगले ही पल एक विशाल वाटर ब्लास्ट उसे जा टकराती है। ली जिंग उसे संभालती है, जबकि वाटर मॉमी बन चुकी ल्यू दोबारा आकार लेना शुरू कर देती है और उसे खत्म करने की तैयारी करती है। चैन अपनी स्टोरेज एबिलिटी खोलकर उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वह पानी के रूप में रहती है यह काम नहीं करता। ल्यू हमला जारी रखती है। चैन अपनी बैरियर स्किल से खुद को बचाता है, लेकिन कुछ पानी अंदर घुस जाता है और चैन तथा ली जिंग के सिरों के चारों ओर पानी के बबल्स बना देता है। दोनों का दम घुटने लगता है। ल्यू पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है कि आखिरकार उसे अपना बदला मिल गया।
वह चेन को धन्यवाद देती है कि उसने उसे नरक जैसी जिंदगी दी, क्योंकि उसी की वजह से वह इवॉल्व होकर इतनी शक्तिशाली बन सकी। लेकिन चेन उसे चुप रहने को कहता है। तभी ली जिंग अपने सिर के आसपास बने वाटर बबल को छूती है और अपनी हीट डिसिपेशन स्किल का इस्तेमाल करती है। वह ल्यू के शरीर की गर्मी पूरी तरह कम कर देती है, जिससे वह जमने लगती है। ल्यू कहती है कि अगर वह बबल को फ्रीज करेगी तो खुद भी मर जाएगी, लेकिन ली जिंग जवाब देती है कि उसे डर नहीं है क्योंकि चेन उसके साथ है। चेन तुरंत उसके सिर के आसपास जमी बर्फ को काट देता है। ल्यू हैरान रह जाती है कि चेन ने इतनी जोखिम भरी चाल चली, लेकिन चेन बस मजाक में कहता है कि महिलाओं के पास दिमाग नहीं होता, इसलिए सब ठीक है। इसके बाद वह ल्यू के जमे हुए शरीर को छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में काट देता है। दृश्य फिर उस वैम्पायर जैसे आदमी की तरफ बदलता है। अब साफ दिखाई देता है कि वह चेन के प्रति असामान्य रूप से जुनूनी हो चुका है। उसके डेस्क पर चेन की तस्वीर तक फ्रेम में रखी हुई थी। वह अपने 4 सबसे शक्तिशाली अधीनस्थों को बुलाता है, जिन्हें वह अपोकलिप्स के 4 हॉर्समैन कहता है, और घोषणा करता है कि अब उनके आगे बढ़ने का समय आ गया है।